हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी द्वारा ऑरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनिटम के माइंड रूब्रिक्स का पहला वीडियो है। प्रिकॉसिटी इस शब्द का मतलब है एक्सपेक्टेड एज या टाइम से पहले ही मेंटल एप्टीट्यूड का डेवलप हो जाना। ये बच्चा अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट, टैलेंटेड, स्किल्ड या मैच्योर होता है। तो अपनी एज से पहले ही मैच्योर हो जाने के कारण ऑरम म्यूरिनेट बच्चे एडल्ट्स की तरह बातें और बर्ताव करने लगते हैं, मतलब अपनी उम्र से बड़ी बातें करते हैं। एग्जाम्पल, पेरेंट्स ने कहा, डॉक्टर हमें म्यूज़िक और चेस की कोई ख़ास जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी 6 साल की बेटी यूट्यूब वीडियोस देखकर चेस खेलने लगी है। इतना ही नहीं, म्यूज़िक में बिना कोई फॉर्मल ट्रेनिंग लिए वो सिर्फ गाने सुनकर उन्हें बिल्कुल सही सुर ताल के साथ गाने लगी है। अब वो क्लास 1 में है, लेकिन क्लास 3 के मैथ्स प्रॉब्लम्स भी वो अपने आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेती है। कॉशियस, प्रॉब्लम्स आए उससे पहले ही ऑरम म्यूरिनेट पेशेंट सावधानी बरत कर खुद को नुकसान से बचाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं खाने पीने में बहुत ध्यान रखता हूँ। दिवाली के लिए भी आलतू फालतू दुकान से नकली और मिलावट वाली मिठाई लेने की बजाय अच्छी भरोसेमंद दुकान से ही लड्डू पेड़े खरीदता हूँ। एम्बिशन इंक्रीज्ड, आर्डेंट एंड ट्रैवल डिजायर टू। अपने मकसद को पूरा करने की स्ट्रांग इच्छा होने के कारण ऑरम म्यूरिनेट पेशेंट अपना काम बहुत जोश एवं उत्साह के साथ पूरा करता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी तैयार होता है। आर्डेंट वर्सेस पैशनेट के डिफरेंसेस को समझने के लिए आप मेरे क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 7 को रेफर कर सकते हैं। टेमेरिटी टू गेट अ किक। टेमेरिटी मूर्खता भरी बहादुरी कन्वे करता है, जिसमें पेशेंट को अपनी हरकतों के परिणाम की बिल्कुल भी समझ नहीं होती है। पेशेंट अपनी दिलेरी वाले एक्ट को करते समय लापरवाही बरतता है और इसलिए उसकी हरकतों का नतीजा यूजुअली अनप्लेजेंट ही होता है। किक। इस रूब्रिक में किक शब्द के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, एक सडन फोर्स या बूस्ट जिससे कोई चीज़ कम वक्त में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है। जैसे बॉल को पैर से किक करने पर वो उछलकर नेट तक पहुंच जाता है और प्लेयर गोल स्कोर करता है। और दूसरा, एक स्टिमुलेटिंग या प्लेजरेबल इफेक्ट या एक्सपीरियंस। तो इस रूब्रिक के अनुसार ऑरम म्यूरिनेट पेशेंट बेवकूफ़ी भरी बहादुरी दिखाकर खुद को प्लेजर प्रोवाइड करने की या अपने करियर में एक उछाल लाने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरे डैड ने 1 महीने पहले ही मुझे ब्रांड न्यू कार गिफ्ट की थी, लेकिन मैंने ओवर स्पीडिंग के चक्कर में गाड़ी पेड़ से ठोक दी थी और मुझे चोट भी लगी थी। इसके बावजूद कल मैंने डैड से कहा कि मुझे नई कार चाहिए, जिसे सुनकर डैड बहुत गुस्सा हुए कि मेरी ये मजाल कि इतनी महंगी कार डैमेज करवाने के बाद भी मैं नई गाड़ी मांग रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर पता नहीं ऐसी दिलेरी दिखाकर मुझे अजीब सा मज़ा आता है। इसी तरह बिना सोचे समझे खतरा मोल लेने या गाड़ी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ स्पीड में चलाने से भी मुझे थ्रिल महसूस होता है। इतना ही नहीं डॉक्टर, अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस्ड टीचर्स से उलझने का और उन्हें सबके सामने अनपढ़ जाहिल बोलकर उनकी बेइज्जती करने का मज़ा ही कुछ और है। बल्कि ऐसी इंसल्टिंग वीडियोस और अपने डैड से नई कार मांगने वाली वीडियो अपलोड करने के बाद तो अचानक से सिर्फ 2 दिन में ही मेरे यूट्यूब चैनल की रीच बढ़ गई है और अब मेरे वीडियोस पर पहले से 10 गुना ज़्यादा व्यूज़ आने लगे हैं। जितने सब्सक्राइबर्स मेरे 2 साल में बने थे, उनसे ज़्यादा तो मुझे सिर्फ 1 हफ्ते में इन 2 वीडियोस के अपलोड करने के कारण मिल गए हैं। यहाँ पेशेंट को अपनी फूलिशली डेयरिंग हरकतों से प्लेजर मिलता है और इनसे जुड़ी वीडियोस को अपलोड करने के कारण ही उसके चैनल पर बहुत कम वक्त में बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे हैं। तो इन दोनों बिहेवियर्स के लिए कॉमन रूब्रिक है टेमेरिटी
to get a kick. Egotism, self-esteem general, dictatorial, boaster braggart, and fastidious. इन रूब्रिक्स के अनुसार ऑटोइम्यूनिट पेशेंट गर्व से अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताकर दूसरों को कंट्रोल करता है. ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम जनरल. ईगो मतलब अहंकार और सेल्फ एस्टीम मतलब स्वाभिमान. ऑटोइम्यूनिट पेशेंट हमेशा आई, मी, माई की बात करता है, यानी खुद को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है ताकि दूसरों को समझ आए कि वो उनके लिए कितना कुछ अकेले कर रहा है. एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया है, मेरे भाइयों में इतना दम कहाँ था. मेहनत की लेकिन कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए. अपनी वाइफ की डेथ के बाद मैंने अकेले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया. डिक्टेटोरियल. ऑटोइम्यूनिट पेशेंट दूसरों से ऐसे बात करता है मानो वो बॉस है और बाकी लोग उसके गुलाम. एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर मैं घर में किसी को भी बीड़ी सिगरेट पीने नहीं देती. मैंने सबको कहा है कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा. धूम्रपान करना है तो अपने पैसों से दूसरा घर खरीदो और फिर वहां जो करना है वो करो. बोस्टर ब्रैगट. दूसरों के सामने ऑटोइम्यूनिट पेशेंट अपनी तारीफ करता है ताकि लोगों को उसकी खूबियां, अचीवमेंट्स, दौलत या रुतबे का पता चले. एग्जाम्पल, पेशेंट बोली, डॉक्टर आपको मालूम है बीमारी में भी मैं बिना कामवाली के अपने घर को मैनेज कर सकती हूँ. मैं तो पर मंथ 5 लाख कमाती हूँ और इसलिए हर महीने नई ज्वेलरी खरीदती हूँ. फैस्टिडियस. ऑटोइम्यूनिट पेशेंट अपना हर काम परफेक्ट तरीके से करता है और दूसरों से भी ऐसा ही परफेक्शन एक्सपेक्ट करता है. फैस्टिडियस और रेस्ट के नॉट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस. इन दोनों रूब्रिक्स के डिटेल्ड डिफरेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने क्वेरी स्पेशल वीडियो पार्ट 5 में एक्सप्लेन किया है. अफेक्शनेट, anxiety about his family, anxiety for others, cares full of, attached very to mother, sympathetic, compassionate to, horrible things, sad stories affect her profoundly, and injustice cannot support. अपने डिक्टेटोरियल और फैस्टिडियस नेचर के बावजूद ऑटोइम्यूनिट पेशेंट दूसरों का बहुत ख्याल रखता है और उनके प्रति हमदर्दी एक्सप्रेस करता है. पेशेंट को अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा जज्बाती लगाव होता है. इतना ही नहीं, पेशेंट को अपने परिवार के अलावा दूसरों की भी फिक्र रहती है कि यदि उसे कुछ हो गया तो फिर बाकी लोगों का क्या होगा. वो दूसरों का दर्द भी महसूस करता है, दुखी कहानियाँ सुनकर अपसेट हो जाता है और किसी भी नाइंसाफ़ी को सहन नहीं कर पाता है. सेंटिमेंटल. लव विथ द रॉन्ग पर्सन एंड इम्प्रोविडेंट. सेंटिमेंट शब्द का मतलब है एक एटीट्यूड, थॉट या ओपिनियन जो रीज़न या फैक्ट्स की बजाय लव, पिटी या सैडनेस जैसे इमोशंस पर बेस्ड होता है. तो ऑटोइम्यूनिट पेशेंट सेंटिमेंटल होने के कारण कई चीज़ों से इमोशनली अटैच्ड होता है और वो उन चीज़ों से जुड़ी पुरानी बातों को याद करते हुए अच्छा महसूस करता है. एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मैंने अपने पैसों से पहली गाड़ी 1990 में ख़रीदा था और वो कार आज भी मेरे पास है. अब वो गाड़ी ख़राब हो गई है लेकिन फिर भी मैं उसे रोज़ साफ़ करता हूँ. वैसे तो अब मेरे पास 2 नई कार्स हैं और परिवार वालों के लिए ये 1990 वाली तो बेकार और आउटडेटेड है, लेकिन मेरी तो उसके साथ कई यादें जुड़ी हुई हैं. आफ्टर ऑल वो पहली गाड़ी थी जिसे मैंने अपनी कमाई से ख़रीदा था. दोस्तों के साथ उस गाड़ी में बैठकर पिकनिक पर जाना,
शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना, बच्चों को स्कूल ले जाना और ऐसी कितनी यादें हैं कि क्या बताऊं। इसलिए मैं ये गाड़ी कबाड़ी वाले को बेचने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं। इस पर पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, ये उस गाड़ी के बारे में सोचकर बहुत भावुक हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अक्सर मुझे अपने पास बुलाकर उस गाड़ी में एंजॉय की गई हमारी लॉन्ग ड्राइव वाली यादें ताज़ा करते हुए रोमांटिक हो जाते हैं। लव विथ द रॉन्ग पर्सन। ऑटोइम्यून पेशेंट को गलत काम करने वाले या फिर बुरी आदत वाले व्यक्ति से प्यार हो जाता है। यहाँ लव शब्द रोमांटिक रिलेशंस को ही नहीं बल्कि हर तरह के सेल्फलेस इमोशनल अटैचमेंट को कन्वे करता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मुझे पता है कि जो 2 लोग मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं उन्हें जुआ खेलने की बुरी आदत है। अक्सर वो मुझसे झूठ बोलकर या फिर बच्चे की बीमारी के नाम पर पैसे ले जाते हैं और लौटाते भी नहीं हैं। हालांकि मुझे जुआ खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं उन्हें पैसे देता हूँ क्योंकि अब उनसे दोस्ती हो गई है। इस जज्बाती लगाव के कारण पैसे न मिलने पर उनका दुखी चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता है। इम्प्रोविडेंट। इस शब्द का मतलब है भविष्य के बारे में न सोचने वाले एटीट्यूड के कारण फ्यूचर की कोई तैयारी न करना। ऐसा पेशेंट फ्यूचर में होने वाले नुकसान के बारे में ना तो सोचता है और ना ही उससे बचने के लिए कोई एक्शन लेता है। तो गलत व्यक्ति से प्यार करने के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट कॉशियस होने की बजाय बिना फ्यूचर की सोचे अपने पैसे खर्च कर देता है। इसलिए जब मुश्किल समय आता है तब पेशेंट के पास पैसे नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, पेशेंट की बीवी बोली, मेरे पति को मालूम है कि उनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है। इसके बावजूद इन्होंने खुद के लिए कभी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया। अब इन्हें भी कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो ये परेशान रहते हैं कि इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। इन्होंने अपनी लाइफ में कभी सेविंग्स की ही नहीं। इसी तरह जब घर की दीवारें कमज़ोर हो रही थीं तब इन्होंने वक्त रहते रिपेयर्स नहीं करवाए। अब दीवार गिर जाने पर सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। प्लीजिंग डिजायर टू प्लीज अदर्स, yielding disposition, quarreling, aversion to, and fear of opinion of others. इन रूब्रिक्स के अनुसार ऑटोइम्यून पेशेंट दूसरों को खुश करना चाहता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मैं अक्सर दूसरों की बातें बहुत जल्दी मान लेता हूं क्योंकि मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता। अगर मैंने उनकी बात से इनकार कर दिया तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मुझे उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। इसी तरह मुझे झगड़ा करना भी पसंद नहीं है। इमिटेशन, मिमिक्री। इमिटेशन मतलब किसी की नकल उतारना और मिमिक्री मतलब किसी की नकल करके लोगों का मनोरंजन करना। तो ऑटोइम्यून पेशेंट फिल्मी सितारों की आवाज़ और उनके अंदाज की नकल बहुत अच्छी तरह करता है। एंटिक्स प्लेइंग। एंटिक्स मतलब बेवकूफ़ी वाली हरकत करके लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना। तो जहाँ ठंडी के मौसम में लोग गर्म कपड़े पहनकर आग सेकते हैं, ऑटोइम्यून पेशेंट घर से बाहर आकर सबके सामने आइसक्रीम खाते हुए रील्स बनाता है, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे देखें और सोशल मीडिया पर उसके फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बढ़ें। एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ साइलेंट ग्रीफ। ग्रीफ इस शब्द का मतलब है किसी दुखी करने वाले इंसिडेंट या सदमे को याद करते रहना और उस बात के बारे में सोचते रहना जिसके कारण पेशेंट उस अनप्लेजेंट इंसिडेंट से रिकवर नहीं हो पाता है। तो किसी दुखदाई घटना के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट चुपचाप और गुमसुम रहकर अंदर ही अंदर उस सदमे से अफेक्ट होता रहता है और अपने गुस्से की वजह से भी बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, जब से मेरा बेटा घर छोड़कर विदेश में सेटल हो गया है तब से मैं दुखी रहने लगा हूँ। हालांकि मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करता और ज़्यादातर समय चुप ही रहता हूँ,
लेकिन मेरे उदास चेहरे को देखकर मेरे परिवार वाले समझ जाते हैं कि आज भी उस बात को लेकर मैं दुखी हूँ। इस इंसिडेंट को 3 साल होने आए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बात भूल नहीं पा रहा हूँ। अब तो मुझे गुस्सा भी आने लगा है कि मैंने कैसे खुदगर्ज बेटे को पैदा किया, और इन दोनों बातों की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर अक्सर हाई ही रहता है। एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर। अनप्लेजेंट इवेंट से आने वाले गुस्से को एक्सप्रेस न कर पाने के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट की तबीयत बिगड़ने लगती है। एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, ऑफ पेरेंट्स और फ्रेंड्स, ऑफ मदर। मदर। इस रूब्रिक में मदर का मतलब सिर्फ पेशेंट को जन्म देने वाली उसकी बायोलॉजिकल फीमेल पेरेंट ही नहीं, बल्कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे पेशेंट को माँ की ममता और देखभाल मिली थी। तो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होने के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट अपनी मम्मी की मौत हो जाने पर बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, जब मैं 3 साल का था तब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी। उस वक्त से मेरी दीदी ने ही मेरा ख्याल रखा था और कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसलिए जब मेरी दीदी की मौत हुई उस दिन से ही मेरी तबीयत खराब हो गई। यहाँ पेशेंट को जन्म देने वाली मम्मी की जगह अपनी दीदी की डेथ से प्रॉब्लम्स होने लगी, क्योंकि उसकी दीदी ने माँ की तरह उसकी देखभाल की थी। इसलिए सही रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ मदर। Ailments from discords between one's parents, and ailments from domination in children, long history of excessive parental control. अपने माता पिता के बीच डिसअग्रीमेंट और लैक ऑफ हार्मनी के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट की तबीयत खराब हो जाती है। इसी तरह बचपन या बहुत समय से पेरेंट्स द्वारा डोमिनेट किए जाने के कारण भी पेशेंट बीमार हो जाता है। Ailments from unusual responsibility. अनयूजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब असामान्य या अनकॉमन या अनएक्सपेक्टेड जिम्मेदारी, जिसके मिलने पर ऑटोइम्यून पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे मैनेजर की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्होंने मुझ पर भरोसा करते हुए अपना सारा काम मुझे सौंप दिया। अब मैं क्लर्क हूँ और मैनेजेरियल वर्क का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए ये मुश्किल काम मैनेज करने के कारण ही मुझे सिर दर्द होने लगा है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट एंड एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव। इन रूब्रिक्स में पेशेंट किसी व्यक्ति से कुछ उम्मीद करता है, लेकिन जब उसकी एक्सपेक्टेशन अधूरी रह जाती है या फिर मनचाहे तरीके से पूरी नहीं होती है, तब पेशेंट अपसेट हो जाता है। एलिमेंट्स फ्रॉम डिसीव्ड फ्रेंडशिप। दूसरों की चिंता और उनका ख्याल रखने के बावजूद जब ऑटोइम्यून पेशेंट को बदले में निराशा या धोखा मिलता है, तब इन बातों के कारण पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरा दोस्त एग्ज़ाम का लीक किया हुआ क्वेश्चन पेपर लेकर आया और मुझे कहने लगा कि मैं इसे स्टडी कर लूं और आंसर्स याद कर लूं, क्योंकि अगले दिन के एग्ज़ाम्स में यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैंने उस पर भरोसा करते हुए उसकी बात मान ली, लेकिन अगले दिन एग्ज़ाम पेपर के क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग निकले। इसी वजह से मुझे एग्ज़ाम्स में उसके मुकाबले में कम मार्क्स मिले। इस बात पर मेरा उससे झगड़ा हुआ कि कहने के लिए वो खुद को मेरा बेस्ट फ्रेंड बोलता है और फिर मुझसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के लिए ऐसी नीच हरकत करता है। अब हमारी दोस्ती तो टूट गई, लेकिन जो धोखा मुझे अपने इस दोस्त से मिला उसी की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग स्कॉर्न्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम वुंडेड ऑनर एंड एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। जब लोग ऑटोइम्यून पेशेंट के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तब ये बात भी पेशेंट को बीमार बना देती है। स्कॉर्न में नापसंद व्यक्ति को बेझिझक गुस्से के साथ बेइज्जत किया जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, मुंबई में जॉब होने के बावजूद घर रेंट पर न मिलने के कारण मैं अपने चाचा के घर में रहता था
और ये बात मेरी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए जब दिवाली के दिन मैं मिठाई लेकर आया तब चाची गुस्से से बोली कि इन पैसों से मैं कहीं दूसरी जगह रहूँगा, तब वो दिन ही उनके लिए दिवाली होगी और मेरी 2 टके की मिठाई मुझे ही मुबारक हो। इसलिए फिर मैंने वो घर छोड़ दिया और हॉस्टल में रहने लगा, लेकिन उस समय से ही मेरी तबीयत खराब होने लगी। एलिमेंट्स फ्रॉम वुंडेड ऑनर। डॉक्टर केंट की रेपर्टरी में रूब्रिक है इफेक्ट्स ऑफ वुंडेड ऑनर। ऑनर इस शब्द का मतलब है अपने मेरिट, रैंक, पोजीशन या अचीवमेंट के कारण समाज से मिलने वाला आदर सम्मान। जैसे कोर्ट में सिर्फ जज को ही योर ऑनर कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि दूसरों की तुलना में वो व्यक्ति एक ऊंची पोजीशन पर है। वुंडेड इस शब्द का मतलब है बुरी तरह से जख्मी हो जाना। तो वुंडेड ऑनर का मतलब है किसी कारण से अपनी रेप्यूटेशन, फेम, ग्लोरी या हाई रिस्पेक्ट को खो देना, और ऐसा होने पर ऑटोइम्यून पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, गांव में मेरी इतनी इज्जत थी कि लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाते थे, लेकिन मेरा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसके कारण मेरा नाम मिट्टी में मिल गया है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा और इसलिए मैंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया है। एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन। मॉर्टिफिकेशन इस शब्द का मतलब है व्यक्ति के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने वाली किसी इवेंट के कारण इतना अपमानित महसूस करना कि ऐसा कुछ सहने से बेहतर इंसान मर जाना पसंद करे। एग्जाम्पल, 15 साल का स्टूडेंट बोला, डॉक्टर, मेरी टीचर ने बताया कि इस बार के मैथ्स के पेपर में मैंने सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर किए हैं। इस पर जब मैंने कहा कि मैडम, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा, तब उन्होंने कहा कि मेरे जैसे चौकीदार के बेटे को ऐसी अच्छी स्कूल में आकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के सपने देखने की बजाय गटर साफ करने की जॉब ढूंढ लेना चाहिए। फिर वो बोली, अगर गंदगी साफ नहीं कर सकते तो अपने झोपड़े में जाओ और वहीं मरो ताकि हमारी जान छूटे। ये बात मुझे बुरी लगी और उसके बाद से ही मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। एलिमेंट्स फ्रॉम जेलसी। जेलसी इस शब्द के 2 मीनिंग्स हैं। पहला, पेशेंट दूसरों के पास मौजूद किसी वस्तु या खूबी को देखकर नाखुश होता है और उसके मन में यही विचार आता है कि अगर उसके पास वो चीज़ नहीं है तो फिर दूसरे के पास वो वस्तु क्यों है। पेशेंट के मुताबिक दूसरों के पास भी वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरा, पेशेंट अपनी चीज़ों को लेकर बहुत पॉसेसिव होता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उससे जुड़ा कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरों के संपर्क में आए। ये बिहेवियर लिविंग और नॉन लिविंग एंटिटीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो जेलसी के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट बीमार हो जाता है। एग्जाम्पल, 30 साल का पेशेंट बोला, डॉक्टर, मेरे पड़ोसी ने नई कार खरीदी है और ये बात मुझसे सहन नहीं हो रही है कि पिछले 3 सालों से हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो फिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि उसने नई गाड़ी खरीद ली। इस बात ने मुझे इतना अपसेट किया है कि मुझे रात को नींद आने में दिक्कत हो रही है और भूख भी कम हो गई है। एंजाइटी इफ अ टाइम इज सेट। हरी, haste in occupation, desires to do several things at once, and fear of failure makes plans to avoid failure. ऑटोइम्यून पेशेंट को ये लगता है कि उसके पास बहुत कम वक्त है और इसलिए वो बहुत सारे काम एक साथ करना चाहता है। पेशेंट नाकामी से बचने के प्लान्स भी बनाता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर, आप मुझे 15 दिन में ठीक कर दीजिए क्योंकि 2 हफ्ते बाद मुझे जॉब इंटरव्यू देने जाना है। मैं परेशान हूँ कि ये स्किन की तकलीफ़ 15 दिनों में ठीक होगी या नहीं, और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर पता नहीं मेरा जॉब में सिलेक्शन, मेरी शादी और मेरे फ्यूचर तीनों का क्या होगा। मुझे डर है कि कहीं मैं इस जॉब इंटरव्यू में फेल ना हो जाऊँ, और इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक्स्ट्रा 2 घंटे पढ़ाई करूंगा और YouTube पर जॉब इंटरव्यू कैसे क्रैक करें इस टॉपिक पर वीडियोस देखूंगा।
इतना ही नहीं, मैं ऑनलाइन ट्यूटर ढूंढ रहा हूं जो मुझे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस और कैंडिडेट्स द्वारा की जाने वाली मिस्टेक्स के बारे में जानकारी दे। वक्त की कमी के कारण मुझे सब काम जल्द से जल्द करना पड़ रहा है और इसलिए यही इच्छा होती है कि काश मैं एक मल्टीटास्कर होता। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, फियर ऑफ अंडरटेकिंग एनीथिंग न्यू, fear in narrow place, delusions everything will fail, delusions he is doing nothing right, and delusions he cannot succeed, he does everything wrong. न्यू और स्ट्रेंज इन दोनों वर्ड्स के डिफरेंसेस को एग्जाम्पल्स के साथ मैंने अपने स्ट्रॉन्शियम कार्ब के पार्ट 1 वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आने या फिर असफल होने की स्ट्रॉन्ग गलतफहमी के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट कोई भी नया या अजीब काम करने से डरता है। उसे यही लगता है कि वो कुछ भी सही नहीं कर रहा है और इसलिए उसकी हर कोशिश नाकाम होगी। डूइंग नथिंग राइट वर्सेस डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग, इन दोनों सिमिलर फ्रेजेस के डिफरेंसेस को समझते हैं। डूइंग नथिंग राइट का मतलब है अपॉर्चुनिटी मिलने के बावजूद सही एक्शन या डिसीजन न लेना, जिसके कारण व्यक्ति फेवरेबल आउटकम अचीव नहीं कर पाता है। डूइंग एवरीथिंग रॉन्ग का मतलब है कॉन्शियसली यानी जानबूझकर सारे गलत काम करना, जिसका नतीजा बुरा या अनचाहा ही होता है। याद रहे, इन दोनों डिल्यूजन्स में क्या राइट या रॉन्ग है, ये पेशेंट का खुद का परसेप्शन होता है। एग्जाम्पल 1, पेशेंट बोला, डॉक्टर मुझे इस बीमारी को लेकर यही डर लग रहा है कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूंगा। अगर मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जिससे मैं बाहर ना निकल पाऊं तो मैं डर जाता हूं। तो यहाँ पेशेंट के अनुसार उसकी बीमारी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन या संकीर्ण जगह है जिससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए सही रूब्रिक है फियर इन नैरो प्लेस। एग्जाम्पल 2, पेशेंट बोली, डॉक्टर मुझे तो लगता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी सही नहीं कर रही हूँ। कोई भी डिसीजन हो, मुझे हमेशा यही लगता है कि मैंने सही फैसला नहीं लिया है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स ही इज डूइंग नथिंग राइट। एग्जाम्पल 3, पेशेंट बोला, डॉक्टर अपने मोटापे को कम करने के लिए मैंने जो भी डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयाँ ली थी उनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इतनी नाकामी के बाद अब तो ऐसा लगता है कि मेरा वज़न कभी कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो कुछ भी किया था वो सब गलत था। यहाँ सही स्टेप्स लेने के बावजूद असफलता मिलने पर पेशेंट को लगता है कि उसने सब गलत किया है और इसलिए वो कभी वेट लूज नहीं कर पाएगा। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स ही कैन नॉट सक्सीड, ही डज एवरीथिंग रॉन्ग। फियर ऑफ बीइंग अलोन एट नाइट, कंपनी डिजायर फॉर, एंड होल्डिंग और बीइंग हेल्ड अमेलियोरेट्स। मुश्किल समय में ऑटोइम्यून पेशेंट लोगों का साथ चाहता है क्योंकि सपोर्ट मिलने पर उसे अच्छा लगता है। एग्जाम्पल, पेशेंट बोला, डॉक्टर मेरी कंपनी का बुरा वक्त चल रहा था, पैसों का नुकसान हुआ था, नए ऑर्डर्स मिल नहीं रहे थे और वर्कर्स हड़ताल करने वाले थे। इन सारी प्रॉब्लम्स को अकेले मैनेज करने में मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन ऐसे में मेरे छोटे भाई ने मेरे साथ मिलकर कंपनी के हालात सुधारे। उसने मेरे डिसीजंस को सपोर्ट किया, जिसके कारण वर्कर्स ने हड़ताल नहीं की और इसलिए अब मैं रिलैक्स्ड फील कर पा रहा हूं। तो यहां दो रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं, फियर ऑफ बीइंग अलोन एट नाइट एंड होल्डिंग और बीइंग हेल्ड अमेलियोरेट्स। फॉरसेकन फीलिंग, delusions deserted, forsaken, delusions his mother is dead, delusions has lost the affection of friend, delusions he or she is neglected, weeping
cannot weep though sad, sadness when alone, and weeping when alone. forsake का मतलब है मॉरल ऑब्लिगेशन को इग्नोर करते हुए किसी व्यक्ति या वस्तु को पूरी तरह से छोड़कर चले जाना जिसके कारण वो व्यक्ति दुखी हो जाए। डिजर्ट का मतलब है मुश्किल वक्त में किसी व्यक्ति या वस्तु को सडनली छोड़कर चले जाना जो लैक ऑफ लॉयल्टी कन्वे करता है। डिसअपॉइंटमेंट और डिसीव्ड फ्रेंडशिप के कारण ऑटोइम्यून पेशेंट को लगता है कि उसके करीबी लोगों ने उसे अकेला छोड़ दिया है, किसी को पेशेंट की परवाह नहीं है और उसके दोस्तों के मन में पेशेंट के प्रति अब कोई जज्बाती लगाव नहीं रहा। अपने ईगो के कारण दुखी होने पर पेशेंट चाहकर भी रो नहीं पाता है, लेकिन अकेलापन महसूस होने पर पेशेंट रो देता है। एग्जाम्पल 1। पेशेंट बोला, मेरे डैड को लंदन में जॉब का ऑफर आया तो उन्होंने वहां जाने का फैसला कर लिया, लेकिन मुझे और मेरी मम्मी को अपने साथ ले जाने की बजाय वो हमें यहाँ इंडिया में छोड़कर चले गए। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि हम लोग जिंदा हैं या मर गए हैं। तो ये रूब्रिक है फॉरसेकन फीलिंग। एग्जाम्पल 2। पेशेंट बोला, मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स को मुझे अकेले ही सॉल्व करना होगा, मेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला है, बल्कि मेरा बुरा हाल देखकर सब लोगों ने मुझसे दूरी बना ली है। क्या करे डॉक्टर, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता है, बल्कि सब आपको मुसीबत झेलने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तो सही रूब्रिक है डिल्यूजन्स, डिजर्टेड, फॉरसेकन। एग्जाम्पल 3। पेशेंट बोला, डॉक्टर घर में मेरी मम्मी तो है, लेकिन उनसे मुझे कभी प्यार और अपनापन मिला ही नहीं। जब भी मुझे उनकी ज़रूरत होती थी वो घर में होकर भी मेरे लिए कभी थी ही नहीं। उनका होना या ना होना मेरे लिए एक ही बात है, इसलिए मुझे अक्सर ऐसा लगता है मानो मेरी कोई माँ है ही नहीं। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स, हिज मदर इज डेड। एग्जाम्पल 4। पेशेंट बोली, डॉक्टर मेरे चेहरे पर पिंपल्स क्या आए, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया है। अब पहले की तरह डिटेल में बात करने की बजाय वो सिर्फ 3-4 वर्ड्स में जवाब देकर चली जाती है। ऐसा लगता है कि अब वो मुझे पसंद नहीं करती है और इसलिए मुझसे इमोशनली डिटैच्ड हो गई है। जो अपनापन मुझे उससे मिलता था वो अब मुझे नहीं मिलने वाला है। तो ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स हैज लॉस्ट द अफेक्शन ऑफ फ्रेंड। डिल्यूजन्स निग्लेक्टेड। निग्लेक्ट एक लापरवाही और गैर जिम्मेदारी वाला एटीट्यूड होता है जिसमें किसी काम या व्यक्ति पर जितना ध्यान और केयर देने की ज़रूरत होती है उतना अटेंशन नहीं दिया जाता है या फिर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। एग्जाम्पल। पेशेंट बोला, जिस डॉक्टर से मैंने अपने बुखार का इलाज करवाया था उन्हें मैंने बताया था कि मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है, लेकिन उन्होंने बीपी के बारे में पूछा भी नहीं कि मुझे तकलीफ़ कब से है, मैं कौन सी दवाइयाँ ले रहा हूँ और उससे मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं या नहीं। उन्होंने तो बस मेरी केस फाइल देखकर बुखार की दवा दे दी। मुझे यही लगा कि उस डॉक्टर को मेरी कोई ख़ास परवाह नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना ध्यान उन्हें देना चाहिए था। तो ये ऑरम म्यूरियाटिकम नेट्रोनिटम पेशेंट के माइंड रूब्रिक्स का पहला पार्ट था। पार्ट 2 में मैं इस दवाई के और भी रूब्रिक्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।